हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों को ये बताना था कि आपके सिलेबस का जो पहला टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप बोलोगे मैम सिलेबस तो अभी आया ही नहीं। हाँ, नहीं आया सिलेबस, बट अपन लोग तैयारी क्यों कौन से सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं अब तक तो सबको पता चल जाना चाहिए। जो लेबर असिस्टेंट का लास्ट एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना। और केमिस्ट्री का उसमें पहला टॉपिक था आवर्त सारणी एवं परमाणु गुणधर्म, वो कंप्लीट हो चुका है। उसके 4 लेक्चर हैं। आप पहले उन 4 लेक्चर को फटाफट फटाफट कंप्लीट करना। मतलब आपको एक दिन लगे 2 दिन लगे, आपको जितना टाइम मिले, दिन में 30 मिनट मान लो फ्री हो, चलो वीडियो देख लेते हैं, या आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो मेरी राय तो यही रहेगी कि आप एक छोटी सी कॉपी ले लो, पतली सी, ताकि आपको आप इंपॉर्टेंट ना एक जगह कलेक्ट कर पाओ, एक जगह इकट्ठा कर पाओ। इससे क्या होगा, एंड में जब पेपर होगा ना, तो पेपर में आप लास्ट के अंदर फटाफट फटाफट उसका रिवीजन कर सकते हो और उनको अपनी नज़रों के मतलब अपनी नज़रों के आगे से निकाल सकते हो। फटाफट देख लिए कि चलो अच्छा ये होता है, अच्छा ये होता है। अगर आप बहुत सारे नोट्स लिख लोगे या बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट कर लोगे तो मतलब सच बता रही हूँ, आप एंड में रिवाइज तक नहीं कर पाओगे, और रिवीजन जितनी बार नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मेरी राय तो यही रहेगी कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है वीडियोस में, या आपको खुद को लगता है, या आपको कहीं कि आप अगर कहीं से क्लासेस ले रहे हो, अगर उन्होंने बताया कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उन सब चीज़ों को एक छोटी सी कॉपी ले लो 15-20 रुपए की, और उसमें छोटा छोटा लिखो, ताकि एक पेपर में बहुत सारा मैटर लिख पाओ और आपको ऐसा लगे कि चलो एक ही पेपर पढ़ना है। समझ रहे हो, ये सब अपना दिमाग का होता है। जब अपन को पता होता है दिमाग में कि यार 100 पन्ने पढ़ने हैं, तो वो 100 पन्ने ही ऐसे लगते हैं। अगर उन्हीं 100 पन्नों को आप व्यवस्थित तरीके से बनाकर लिखो और 10 पन्नों में अगर कंप्लीट कर दिया, तो आप रिवीजन करने से डरोगे नहीं। आपको लगेगा ओ ले 10 ही तो पढ़ने हैं। मतलब समझ रहे हो, सब दिमाग का खेल है। तो बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो। मेरे को लगा बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। अब है ना, पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने देखा था कि 2018 में ऑर्गेनिक के ओनली 2 टॉपिक थे। मतलब केमिस्ट्री के अंदर जो 10 टॉपिक थे उसमें से ओनली 2 टॉपिक ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक के थे, जिसमें एक टॉपिक तो यही है, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण व सामान्य गुणधर्म, है ना, नॉमेनक्लेचर एंड जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा एक एक तो ये टॉपिक है, इसके अलावा एक हाइड्रोकार्बन टॉपिक है। तो मैंने सोचा सबसे पहले अपन ऑर्गेनिक का क्योंकि ऑर्गेनिक का पोर्शन काफ़ी कम था, तो मैंने सोचा इसी को कंप्लीट कर देते हैं, ताकि अपन को लगे कि हाँ, मैम ने जो बोला था कि 30 तारीख तक मार्च ख़त्म होते होते केमिस्ट्री कंप्लीट करवा देंगे, तो मतलब करवा देंगे। समझ रहे हो, एक कॉन्फिडेंस मुझे भी आएगा कि चलो ठीक है, 2 टॉपिक हो गए, 3 टॉपिक हो गए, और आपको भी ऐसा लगने लग जाएगा। वरना तो आपको ये लगेगा कि 10 दिन बोल के 20-25 दिन खींचना दे कहीं, है ना, ऐसे तो फिर पेपर ही आ जाएगा। नहीं, आपको बोला है तो जितना होगा उतना पक्का करवा दूंगी। तो चलो देखते हैं। तो आज अपन लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण व सामान्य गुणधर्म। और मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर मेरे को आपको ये वीडियो बहुत फास्ट लगे तो आप इसको स्लो कर सकते हो, और आपको ये वीडियो स्लो लगे तो आप फास्ट कर सकते हो। आप जैसे चाहो वैसे मैम की वॉइस को ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि यूट्यूब आपको एक ऑप्शन देता है स्पीड को स्लो और इंक्रीज़ करने का, ठीक है, मतलब फास्ट करने का। तो चलो देखते हैं अब ये वीडियो, मतलब ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं फटाफट। अब इसके अंदर कितने लेक्चर होंगे, 1 होगा या 2 होगा, वो आपको पता चल जाएगा। अभी स्टार्ट तो करते हैं, मुझे भी नहीं पता कितना टाइम लगेगा। तो अब इसके अंदर अपन लोग कार्बनिक यौगिकों का नामकरण व सामान्य गुणधर्म की बात करते हैं। पहली बात तो ये कि केमिस्ट्री में जब अपन लोग पढ़ते हैं तो इनऑर्गेनिक सबको इजी लगती है, उसके बाद में फिजिकल, और ऑर्गेनिक से सब लोग दूर भागते हैं। बट ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप लोग ढंग से समझो और ढंग से पढ़ो तो देखो, कार्बन संरक्षण के गुण के कारण तथा विभिन्न तत्वों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये एक्स जो है ये हैलाइड्स को शो करता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को, ठीक है। फॉस्फोरस तथा सल्फर के साथ सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति के कारण बहुत सारे यौगिक बना सकता है। अब देखो, कार्बन श्रृंखला होती है ना, कार्बन जो होता है वो एक तरह का गुण रखता है, श्रृंखलन, है ना। और ये क्या करता है, विभिन्न तत्व जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर के साथ में क्या सहसंयोजक बंध बनाता है। अपन ने पढ़ा था ना सहसंयोजक बंध क्या होता है। तो ये बंध बनाने की प्रवृत्ति रखने की वजह से ही आपको केमिस्ट्री में इतने सारे यौगिक देखने को मिलते हैं, जैसे CH4 हो गया, C2H4 हो गया, है ना, NO2 हो गया, या CN हो गया, साइनाइड हो गया।
ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड यौगिक मतलब क्यों मिलते हैं, क्योंकि कार्बन जो है उसका एक ऐसा गुण होता है कि वो श्रृंखला बना सकता है और विभिन्न तत्वों के साथ में सहसंयोजक बंध बना सकता है। ठीक है, आपको ये लाइन क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा इन यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं तथा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इनका, एक सेकेंड बच्चों, ऐसे तो फिर बार बार ब्लर होगा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसके को कार्बनिक रसायन कहते हैं, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, कार्बन की स्टडी जिसमें करते हैं कार्बनिक यौगिकों की स्टडी। कार्बनिक यौगिक वही हो गए जिसमें कार्बन की उपस्थिति है, और इनकी इस पढ़ाई जिसमें करेंगे वही रसायन कार्बनिक रसायन कहलाता है। तो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, कार्बनिक रसायन का अध्ययन सरल बनाने हेतु कार्बनिक यौगिकों को विभिन्न वर्गों, उपवर्गों तथा श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वर्ग या श्रेणी में उन कार्बनिक यौगिकों को सम्मिलित किया गया है जो एक दूसरे से गुणों तथा संरचना में अधिक समानताएं रखते हैं। अब आपको भी पता है वर्गीकरण करते कैसे है ना। जैसे मान लो एक क्लास में बहुत तरह के स्टूडेंट है, कोई छोटा है, कोई हाइट में लंबा है, किसी की हाइट लगभग बराबर सी है, तो आप लोगों को बोले कि इनको हाइट के अकॉर्डिंग मतलब वर्गीकृत कर दो, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर दो। तो आप क्या करोगे, जिनकी हाइट जो छोटे छोटे हैं उनको एक जगह करोगे, है ना, एक लाइन में खड़े कर दोगे। जो लंबे लोग हैं, लंबे बच्चे हैं, उनको एक साइड खड़े कर दोगे। तो आपने भी क्या करा, उनमें सिमिलरिटीज़ देखी ना आपस में कि यार हाँ तेरी हाइट 5 फुट है, अरे तेरी हाइट भी 5 फुट है, चलो तू इस लाइन में खड़ा हो जा। अच्छा तेरी हाइट 6 फुट है, अच्छा तेरी हाइट भी 6 फुट है। तो आपने क्या देखा, सिमिलरिटीज़ देखी ना। ऐसे ही इसमें ये चीज़ बताई गई है कि श्रेणियों में विभक्त तो कर दिया, बट क्या देखा, एक दूसरे के गुणों में समानताएं देखी, संरचना में समानताएं देखी। समझ आ गया। तो कार्बनिक यौगिक जो है उनको दो में बांटा गया है, खुली तथा विवृत श्रृंखला यौगिक अथवा अचक्रीय यौगिक अथवा एलिफेटिक यौगिक। ठीक है, खुली संरचना बोल सकते हैं, या फिर विवृत श्रृंखला बोल सकते हैं, या फिर अचक्रीय यौगिक बोल सकते हैं, या फिर एलिफेटिक यौगिक भी बोला जा सकता है ना। अब मैं बताती हूँ एलिफेटिक का मतलब क्या होता है। एक मिनट, ये भी देख, एलिफेटिक का मतलब सीधा सा हो गया, खुली संरचना, जैसे कि ये CH4 ही ले लेते हैं। अरे एक काम करती हूँ, CH4 को छोटा बनाती हूँ, ये तो आ ही नहीं रहा इस पे। देखो CH4 ही ले लेते हैं अपन, है ना। तो ये CH4 वाली जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये एलिफेटिक है। आपने नाम तो सुना ही होगा, एलिफेटिक एल्कीन और एलिफेटिक एमीन वगैरह, है ना, और एरोमेटिक एल्कीन्स वगैरह। तो जो एलिफेटिक होती है ना, उसको खुली संरचना बोलते हैं, क्योंकि ये देखो ओपन है ना, एक तरह से देखा जाए तो। ये गोला तो मैंने बनाया, मत बोल देना बंद है, आप CH4 की बात करो ओनली, इस गोले पर ध्यान मत दो। तो ये खुली संरचना हुई ना एक तरह से। तो इसके अंदर क्या आता है, हाइड्रोकार्बन्स आते हैं और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न आते हैं। व्युत्पन्न मतलब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में अब कौन आएंगे, जैसे CH4 हो गया, C2H6 हो गया। CH4 मेथेन होता है, C2H6 एथेन होता है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न जैसे CH3Cl हो गया, है ना, मेथिल क्लोराइड, C2H5OH हो गया, एथेनॉल हो गया। तो ये सब हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स है। ये सब किस में आए, एलिफेटिक में। इसके अलावा चक्रीय अथवा समवर्त श्रृंखला यौगिक होते हैं। ठीक है, चक्रीय अथवा समवर्त श्रृंखला यौगिक। तो जो ये चक्रीय अथवा समवर्त श्रृंखला यौगिक है, इसको दो पार्ट में बांटा गया है, एरोमेटिक यौगिक में और एलिसाइक्लिक यौगिक में। आपने पढ़ा होगा एरोमेटिक यौगिक में सबसे मस्त एग्जाम्पल होता है बेंजीन का। और बेंजीन देखो दिखने में कुछ ऐसा होता है, जिसमें 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, 3 पाई बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। तो ये बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है। बेंजीन एक साइक्लिक है, मतलब ये देख लो। अब गोले पे ध्यान दो या मत दो, पर इस पे तो ध्यान दे लो, इसको जिसको मैं वापस से डबल कर रही हूँ, है ना। इसका मतलब ये एक तरह से कैसे स्ट्रक्चर है, चक्रीय स्ट्रक्चर है, मतलब पेक है। इसी वजह से इसको चक्रीय अथवा समवर्त श्रृंखला यौगिक कहा जाता है। ठीक है,
इसके अलावा इनको भी अब दो में बांटा गया है, एरोमेटिक में और एलिसाइक्लिक में। तो एरोमेटिक में समचक्रीय एरोमेटिक यौगिक आते हैं और विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक आते हैं, ठीक है। समचक्रीय एरोमेटिक यौगिकों में बेंजीनॉइड यौगिक भी होते हैं और नॉन बेंजीनॉइड यौगिक भी होते हैं। अब देखो, वो यौगिक जिनमें बेंजीन स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती है वो बेंजीनॉइड यौगिकों में आ जाएंगे, बट जिनमें बेंजीन की स्ट्रक्चर आपको देखने को ना मिले वो नॉन बेंजीनॉइड यौगिक में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा एलिसाइक्लिक यौगिक। अब एलिसाइक्लिक यौगिक भी दो तरह के हो गए, समचक्रीय एलिसाइक्लिक यौगिक और विषम चक्रीय एलिसाइक्लिक यौगिक, है ना। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो समचक्रीय एरोमेटिक यौगिकों के उदाहरण जैसे बेंजीन हो गया, बेंजोइक अम्ल हो गया, है ना। तो एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक वो होते हैं जो कि हक्कल रूल का फॉलो करते हैं। अपन अभी डिटेल में देखेंगे, बट मैं बता देती हूँ 4n+2 रूल के बारे में आपने सुना होगा। 4n+2 जैसे कि किसी के अंदर 2 पाई बॉन्ड है या 6 पाई बॉन्ड है, या फिर मतलब 4n+2 का मतलब मैं बता देती हूँ, सीधा सीधा यहीं पे समझा देती हूँ। 4n+2 रूल जो फॉलो करेंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। यहाँ पे n जो है वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो जैसे n की वैल्यू 1 ले ली तो 4+2 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई बॉन्ड हुए तो एरोमेटिक होगा। अगर n की वैल्यू मान लो 0 ले ली तो 2 पाई आएंगे, 2 पाई होने पे भी एरोमेटिक होगा। और n की वैल्यू अगर 2 ले ली तो 4 × 2, 4 में 6 4 2 8, 8+2 8 10 हो गए ना। तो 10 पाई आने पर भी एरोमेटिक होगा। समझ, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगा। तो आप इतना ध्यान रखना, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो 4n+2 पाई का हक्कल रूल का फॉलो करते हैं, जबकि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो 4n पाई का मतलब उनके अंदर 4n पाई बॉन्ड देखने को मिलते हैं। 4n का मतलब 4 का गुणित, है ना। जैसे 4 हो गया, 4 पाई बॉन्ड हुए, या फिर 8 पाई बॉन्ड हुए, 12 पाई बॉन्ड हुए, तो वो नॉन मतलब एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अब बेंजीन और बेंजोइक अम्ल का एग्जाम्पल समचक्रीय एरोमेटिक यौगिकों में आता है। इसके अलावा विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिकों के उदाहरण है फ्यूरेन, थायोफिन, फिरिडीन, पायरोल एक्सेट्रा, ठीक है। फ्यूरेन, थायोफिन, फिरिडीन, पायरोल ये आपने पढ़ा होगा। इनके अंदर जो है मतलब इसके अंदर पिरीडिन जो है वो बहुत ही बेसिक होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पिरीडिन के पास में नाइट्रोजन है ना, वो यहाँ पे नाइट्रोजन फ्रीली अवेलेबल होते हैं मतलब देने के लिए। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन देना किस में आता है, इलेक्ट्रॉन देना बेस होता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो एज ए बेस काम करता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो एज ए एसिड वर्क करता है, ठीक है। अब देखो सजातीय श्रेणी। तो समान क्रियात्मक समूह तथा भिन्न अणुभार वाले यौगिकों को अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। इसी श्रेणी के सदस्य को सजात मतलब होमोलोग्यो कहते हैं। आपको मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ। वे यौगिक जिनमें OH समूह होता है एल्कोहल कहलाते हैं, जैसे CH3OH हो गया, CH2CH2OH हो गया, है ना। तो देखो सबसे पहले मेथाइल एल्कोहल आया, है ना। मेथाइल एल्कोहल के बाद में एथाइल एल्कोहल आया, एथाइल एल्कोहल के बाद में एन प्रोपाइल एल्कोहल आया। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि समान क्रियात्मक समूह, मतलब इन तीनों में क्रियात्मक समूह क्या है, OH है। हाइड्रोक्सी समूह यहाँ पे क्रियात्मक समूह की तरह काम कर रहा है ना। तथा भिन्न अणुभार वाले यौगिक, अब इसमें अणुभार सबका अलग अलग होगा, को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब मैथिल एल्कोहल का अणुभार कम है, इसके बाद में एथिल एल्कोहल का अणुभार मैथिल एल्कोहल से ज़्यादा है, उसके बाद में एन प्रोपिल एल्कोहल का जो अणुभार है वो सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से अरेंज करना, इस ऑर्डर में अरेंज करना अणुभार के बढ़ते क्रम में किस क्या कहलाता है, सजातीय श्रेणी कहलाती है। आपको ये चीज़ डेफिनेटली समझ आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत इजी वे में समझाया आपको। और श्रेणी के जो सदस्य हैं उनको सजात होमोलोग्यो कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैथिल एल्कोहल अपने आप में एक सजात है, एथाइल एल्कोहल अपने आप में एक सजात है, एन प्रोपिल एल्कोहल अपने आप में एक सजात है, ठीक है। अब देखो सजातीय श्रेणी के लक्षण। प्रत्येक सजातीय श्रेणी को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। उदाहरण CnH2n+2 एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र है। इस सूत्र में n एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक का मतलब वही हो गया 0 1 2 3 4, है ना, मतलब एक पूर्ण संख्या। अब देखो इसमें ये बोला है कि एल्केन के लिए CnH2n+2 है, ठीक है। मान लो n की वैल्यू 1 है तो C1 हो गया, H2 × 1 + 2, देखो क्या आया जरा, तो CH4 आया है ना। मुझे तो यही दिख रहा है, आई होप आपको भी यही दिख रहा हो। तो देखो CH4 आया ना। ऐसे ही अपन दूसरा देखते हैं। जैसे ये CnH2n+2 है तो Cn
एन की वैल्यू अब की बार 2 लेते हैं, तो SeN2 + 2, ठीक है। तो देखो C2H6 आया ना, तो C2H6 क्या हो गया, एथेन। अभी आपको बताया था मैथेन, एथेन ये मतलब एल्केन्स ही होती हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए ये जनरल फॉर्मूला इस तरह से लिखा जा सकता है, जिसके अंदर CnH2n+2 एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र हो गया, ठीक है। तो अपन ने पहला पेपर कंप्लीट कर, मतलब पहला पन्ना पढ़ लिया है। टॉपिक तो अभी बहुत सारा बाकी है, दूसरा देख लेते हैं। तो अभी इनके लक्षण के बारे में देख लेते हैं अपन, है ना। तो सेकंड है, श्रेणी के क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्रों में CH2 का अंतर होता है। अब आपको पता है ना, जैसे CH4 है, CH4 के बाद में जब एथेन की बात करी थी तो उसके अंदर CH3 हो जाता है ना। तो एक CH2 का अंतर होता है, मतलब एक CH2 के अणुसूत्र का फर्क पड़ता है, क्योंकि जब बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो एक CH2 की इकाई जोड़ी जाती है। तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि CH2 का अणुभार जितना होता है उतना जुड़ जाएगा। तो जैसे कि श्रेणी के क्रमागत सदस्यों के अणुभारों में 14 इकाई का अंतर होता है, ठीक है। 14 इकाई, एक सेकेंड बच्चों, श्रेणी के क्रमागत सदस्यों के अणुभार में 14 इकाई CH2 बराबर 12 + 2 × 1 = 14 का अंतर होता है। अब आपको पता चल गया होगा 14 कैसे आए होंगे। कार्बन के लिए 12 होता है ना, 12 प्लस हाइड्रोजन के लिए 2 × 1 करके 14 आया है। सभी सजातों को सामान्य विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। अब क्रियात्मक समूह की बात करते हैं। तो क्रियात्मक समूह वह परमाणु अथवा परमाणु समूह जिसके कारण कार्बनिक यौगिकों के भौतिक तथा रासायनिक गुण प्रदर्शित होते हैं, उसे क्रियात्मक समूह होते हैं। और एक सेकेंड, क्रियात्मक, अरे इतना लंबा पेपर है ये। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर मिलेगी। अगर आपको ना मिले तो एक काम करना, आपको ना दिखे और ना समझ में आए तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यार ये पेपर इतना लंबा है, कर क्या सकते हैं अपन लोग, है ना। तो देखो वापस मैं बता देती हूँ क्रियात्मक समूह क्या होता है, बाकी आप सुन तो रहे ही हो। वह परमाणु अथवा परमाणु समूह जिसके कारण कार्बनिक यौगिक के भौतिक तथा रासायनिक गुण प्रदर्शित होते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। मान लो कोई भी परमाणु या परमाणुओं का समूह है, तो आप उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण कैसे डिसाइड करोगे कि इसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, तो वो क्रियात्मक समूह के बेसिस पे नोट किया जाता है। समान क्रियात्मक समूह रखने वाले यौगिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, ठीक है। समान क्रियात्मक समूह रखने वाले यौगिकों के जो रासायनिक गुण हैं वो समान होते हैं। और उदाहरण मैथाइल एल्कोहल में OH समूह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, अतः OH समूह क्रियात्मक समूह है, ठीक है। जैसे कि, और क्रियात्मक समूह से मतलब है जैसे कि NO2 हो गया, OR हो गया, है ना। अपन अच्छे से देख लेते हैं कि कौन कौन से क्रियात्मक समूह हो सकते हैं। क्रियात्मक समूह माने फंक्शनल ग्रुप जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप हो गया, एल्कोक्सी ग्रुप हो गया, क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, आयोडो हो गया, फ्लोरो हो गया, नाइट्रोसो हो गया, और एल्काइल ग्रुप, है ना। ये सब एज मतलब क्रियात्मक समूह के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण करते हैं। तो आपको ये तो पता ही हो गया, नाइट्रो को मतलब NO2 को नाइट्रो कहते हैं, OR को एल्कोक्सी के रूप में लिखा जाता है, Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, I को आयोडो, F को फ्लोरो तथा NO को नाइट्रोसो। यहाँ पे नाइट्रोसो का ध्यान रखना, आप यहीं पे भूल सकते हो। और एक चीज़ आपको ये चीज़ें पता भी होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स में कोई भी आपको कंपाउंड देके आपसे उसका नाम पूछा जा सकता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनके ये पूर्व लगन क्या है, मतलब क्रियात्मक समूह के। अब जैसे क्रियात्मक समूह दे रखा है, उसका अनुलग्न दे रखा है, फिर सामान्य सूत्र दे रखा है, फिर यौगिक की श्रेणी का सामान्य नाम, और उसके बाद में IUPAC नाम दे रखा है ना। तो जैसे क्रियात्मक समूह OH है, तो OH के लिए जो अनुलग्न होता है वो ओल होता है। जैसे आपने सुना होगा एथेनॉल, मैथेनॉल, है ना, प्रोपेनॉल। तो ये जो ऑल लगता है ना, अनुलग्न के रूप में लगता है। ये किसके लिए लगता है, OH क्रियात्मक समूह के लिए लगता है। और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, ROH, है ना। यौगिक की श्रेणी का सामान्य नाम एल्कोहल हो गया, IUPAC नाम बोले तो एल्केनॉल हो गया, ठीक है। ऐसे ही NH2 है। अब NH2 एमीन होता है ना। अब एमीन के अंदर भी आपने मैथिनेमीन सुना होगा, एथेनेमीन सुना होगा, है ना।
तो ये किसके, जैसे कि मैथ एथ प्रॉप इन, ये तो वही रहते हैं ना, बट जैसे OH लगा हुआ है तो ओल हो गया, NH2 लगा हुआ है तो एमीन हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं आपको क्या बताने का ट्राई कर रही हूँ। तो जैसे RnH2 हो गया तो एमीन मतलब इसका सामान्य नाम हो गया एमीन, बट IUPAC नाम आपको ध्यान रहना चाहिए, तो इसको एल्केनेमीन हो गया, है ना। जैसे मेथेनेमीन होता है, एथेनेमीन होता है, ऐसे। अब CHO है, CHO एल्डिहाइड होता है, उसको अल उसके लिए अनुलग्न होता है। RCHO उसका सामान्य सूत्र है, और एल्डिहाइड है इसके लिए। जैसे एल्केनल होता है ना, तो एल्केनल के एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँ तो मेथेनल हो गया, है ना, एथेनल हो गया, प्रोपेनल हो गया, तो ऐसे होता है। इसके अलावा C डबल बॉन्ड O जो कीटोन होता है उसके लिए ओन वर्ड का यूज़ होता है, तो कीटोन के लिए एल्केनॉन IUPAC नाम है, जैसे कि मैथेनॉन हो गया, प्रोपेनॉन हो गया, है ना, पेंटेनॉन हो गया। तो ये, और ये मैथ एथ प्रॉप कैसे आता है, आई थिंक ये तो आपको पता होगा। एक कार्बन होता है तो मैथ आता है, 2 कार्बन होता है कम यौगिक में तो एथ यूज़ में लेते हैं, 3 कार्बन होते हैं तो प्रॉप यूज़ में लेते हैं, ऐसे करके ये एक सीरीज़ होती है ना। एथ मतलब मैथ एथ प्रॉप, आई थिंक टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ओक्टा, 9 को क्या कहते हैं अभी मेरे माइंड से निकल रहा है, बट हाँ अगर 10 कार्बन हो तो उसको डेका कहते हैं। तो ऐसे करके एक सीरीज़ होती है। आपको आई होप ये थोड़ा बहुत आइडिया हो, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक केमिस्ट्री है। अब सब कुछ बताने लगे तो ये वीडियोस बहुत, क्या पता नहीं कब जाके सिलेबस कंप्लीट हो गया, है ना। तो आपको जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है मैं आपको वो चीज़ें बता देती हूँ। तो अब बाकी आप टेबल अपने आप हिसाब से देख लेना। COH हो गया, OH अम्ल हो गया, RCOH कार्बोक्सिल अम्ल हो गया, एल्केनोइक अम्ल हो गया, है ना। और अगर आपको किसी को ये PDF चाहिए हो ना, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करना, क्योंकि वहाँ पे कुछ बच्चे तो ऐड है, पर जब तक उनका रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो मुझे पता कैसे चलेगा। मैं कोई PDF भी अगर शेयर करती हूँ ग्रुप में, तो बच्चे पढ़ रहे होंगे, मैं मानती हूँ बहुत बिजी होंगे, बट अगर आपको मैम कोई मतलब आपको PDF या फिर आपको 2 मैसेज करे, तो इतना फ्री टाइम तो मेरे पास भी नहीं होता। अगर आप एक रिप्लाई थोड़ा सा टाइम निकाल के रेस्पॉन्स कर दोगे तो बस, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको PDF की सच में रिक्वायरमेंट हो तो आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको ये PDF आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूँगी, ठीक है। बहुत मेहनत से बनती है बच्चों ये PDF, और अगर आप इसका सही में यूज़ लो, आपको ये सच में चाहिए, तो आप मैसेज करना, मैं आपको सेंड कर दूंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आप अच्छे से ये टेबल वगैरह याद कर सकते हो। इसके आगे देखते हैं समूह की वरीयता श्रेणी। मान लो कोई एक कंपाउंड है जिसके अंदर ना बहुत सारे क्रियात्मक समूह हैं, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आपने देखा होगा ऑर्गेनिक में तो काफ़ी बड़े बड़े नाम, मतलब बड़े बड़े कंपाउंड्स बने होते हैं, बड़े बड़े यौगिक आते हैं, जिसमें कहीं पे CHO भी लगा हुआ है, कहीं पे C डबल बॉन्ड O भी लगा हुआ है ना। तो उनको नाम कैसे देंगे, तो वहाँ पे होती है वरीयता श्रेणी का रोल होता है। वरीयता श्रेणी जो है वो एक तरह से प्रायोरिटीज़ डिसाइड करती है। तो वरीयता श्रेणी में सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, मतलब अगर COH क्रियात्मक समूह है ग्रुप में, तो सबसे पहले सबसे पहले प्रायोरिटी में, मतलब सबसे पहले नाम उसी का आएगा। उसके बाद में SO3H का आता है, उसके बाद में COOR का आता है, उसके बाद में COCl, उसके बाद में CONH2, उसके बाद में CN, फिर CHO, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर OH NH2, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मतलब एल्कीन, उसके बाद में एल्काइन, ठीक है। जब 3 बॉन्ड हो ना कार्बन कार्बन के बीच, तो वो एल्काइन होता है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये मैंने तो बोल दिया और मुझे पता है ऐसे आपको याद भी नहीं रहने। एक काम करना, कुछ भी आपके पास पुराने 11th 12th के नोट्स पड़े होंगे, आपने नॉमेनक्लेचर तो पढ़ा ही होगा, है ना। या फिर अगर ना भी है तो कोई ना, गूगल पे डालना 1-2 कार्बनिक कंपाउंड्स के नाम कैसे लिखे जाते हैं, या तो ये चीज़ देखना है ना। मैं बता रही हूँ, अभी इसमें अपन लोग देखेंगे, बट आप फिर भी अपने आप से ट्राई करके देखना, क्योंकि क्या होता है ना कि मैंने आपको सारे फंक्शनल ग्रुप एक साथ बता दिए, बट ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक कंपाउंड में आपको सारे ही फंक्शनल ग्रुप दे दिया ना, 1-2 देते हैं। जैसे मान लो C डबल बॉन्ड O दे दिया और CHO दे दिया। अब आपको पता है कि CHO को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, तो पहले CHO से नंबरिंग शुरू करके CHO वाला नाम, मतलब CHO वाले को प्रायोरिटी देके CHO से नंबरिंग शुरू करेंगे, C डबल बॉन्ड O बाद में आएगा, है ना। मान लो CN और CHO हो गया तो फिर CN से शुरू करेंगे। तो आप ये सब इनमें जो बोल रही हूँ, आप एग्जाम्पल देखोगे या आपने कभी एग्जाम्पल देखे होंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैम आपको क्या समझाना चाह रही है ना। इसके अलावा IUPAC नामकरण में प्रयुक्त नियम, है ना। सर्वप्रथम सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं,
कार्बन श्रृंखला को एक छोर से इस प्रकार संख्या देते हैं कि क्रियात्मक समूह एवं प्रतिस्थापी पर कम से कम संख्या अंकित। तो अब मैंने आपको बताया ना प्रायोरिटी कहाँ रोल करती है। मान लो किसी कंपाउंड में CH और C डबल बॉन्ड O है, तो आप 1 किसे दोगे, CHO के कार्बन को दोगे, ठीक है। फिर चाहे C डबल बॉन्ड O को कितना ही नंबर मिल रहा होगा। तो सबसे कम संख्या आप लोग लंबी श्रृंखला में जब नंबर देना शुरू करोगे तो किधर से शुरू करोगे, जहाँ पर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्रियात्मक समूह पहले आता हो, है ना। यदि दो प्रतिस्थापी समूह समान स्थिति रखते हैं तो श्रृंखला का अंकन वर्णमाला के क्रम के अनुसार होता है। अगर मान लो कोई भी यौगिक है जिसमें 2 पोजीशन पे, मान लो देखो जैसे कि ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है और ये कार्बन है ना, यहाँ पर भी कुछ लगा, यहाँ पे जैसे Cl लगा हुआ है और यहाँ पर जैसे Br लगा हुआ है ना। अब यहाँ से नंबर दिया तो 1 2 आया, और अगर हम इधर से नंबर दे दे तो भी 1 2 आता है ना। अब हम कंफ्यूज हो गए, इधर से चलें या इधर से चलें। तो ब्रोमो में B पहले आता है और क्लोरो में C पहले आता है। अब पहले B आएगा या C आएगा, ये हम अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। तो आपको भी पता है B पहले आता है C से, तो इस वजह से इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2, इसको 3 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा। समझ गए, ऐसे डिसाइड करना होता है। मैं पक्का कह सकती हूँ ये टॉपिक तो आपको समझ में पक्का आ गया होगा, मतलब ये वाली लाइन तो जो मैंने अभी आपको समझाई है ना। चलो ठीक है। इसके अलावा हमने कहाँ तक देख लिया था, यदि दो समान, ये हो गया था, नहीं ये नहीं हुआ था। यदि दो समान श्रृंखला संभव हो तो उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें अधिकतम प्रतिस्थापी समूह हो, ठीक है। प्रतिस्थापी मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स। यदि क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो कार्बन परमाणुओं की ऐसी सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं जिसमें क्रियात्मक समूहों की अधिकतम संख्या हो। जब अब कार्बन श्रृंखला को इस प्रकार संख्याबद्ध किया जाता है कि क्रियात्मक समूह को संभावित न्यूनतम संख्या प्राप्त हो, चाहे वह न्यूनतम संख्या नियम के विरुद्ध हो। आपको भी पता है क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिलना चाहिए, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है अपनी। यदि, और ये जैसे मैं बता रही हूँ ना कि पहला नियम ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, बेटा ऐसे ही ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि पांचवा सबसे पहले लगा दिया, लंबी सी श्रृंखला आपने चुनी नहीं है तो गलत हो जाएगा। तीसरा लगा दिया, अब दूसरा आपने देखा ही नहीं है ना, तो ये पॉइंट वाइज ही याद रखना, आपको आसानी होगी। यदि दो या दो से अधिक भिन्न क्रियात्मक समूह जैसे मान लो एल्कीन और एल्काइन ले लिया होते हैं तो मुख्य समूह को प्राथमिकता के अनुसार निर्धारित कर अनुलग्न के रूप में जोड़ा जाता है ना। तो इसके अंदर एक क्रियात्मक समूह को तो अनुलग्न के रूप में नाम के एंड में जोड़ा जाता है, जबकि एक क्रियात्मक समूह को अन्य क्रियात्मक समूह को प्रतिस्थापी के रूप में पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाता है। अब आप समझ गए होंगे पूर्व लग्न और अनुलग्न। अनुलग्न वो होता है जो किसी भी नाम के पीछे लगा होता है, जैसे यहाँ पे अभी डाई ओल है, ये ओल है ना, ये अनुलग्न के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये 4 एथिल लिखा हुआ है ना, ये 4 एथिल क्या है, ये एक तरह से पूर्व लग्न के रूप में यूज में आया है। क्यों आया है वो भी बताती हूँ। यदि समान वरिष्ठता के दो प्रतिस्थापी श्रृंखला के सिरों से समान दूरी पर उपस्थित हो तो वर्णमाला में पहले आने वाले अक्षर के प्रतिस्थापी को निम्न क्रमांक दिया जाता है। आपको ये चीज़ अभी मैंने क्लोरो और ब्रोमो लेके समझा दिया था कि जिधर अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उधर से ही नंबरिंग की जाती है। यदि कोई एलिसाइक्लिक चक्र बेंजीन चक्र से जुड़ा हुआ है तो यौगिक का नाम बेंजीन के व्युत्पन्न के रूप में लिखा जाता है। यदि कोई एलिसाइक्लिक चक्र बेंजीन चक्र से जुड़ा हुआ है तो यौगिक का नाम बेंजीन के व्युत्पन्न, मतलब बेंजीन है उसके अंदर, इस वजह से बेंजीन के डेरिवेटिव के रूप में लिखा जाता है। यदि दो वलयों में एक कार्बन समान हो तो ऐसे यौगिक में स्पाइरो उपसर्ग प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार दो कार्बन समान होने पर बाईसाइक्लो उपसर्ग प्रयुक्त होता है। आपको ये अच्छे से समझ में आने आया होगा। अभी अपन एग्जांपल्स देखते हैं, आपको अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर ध्यान से देख लो, कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं आपको गूगल पे सर्च करने की, अपन को इसी में एग्जाम्पल मिल गए, है ना। तो देखो यहाँ पे अपन को क्या है, सबसे पहले जो क्रियात्मक समूह उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। इसी वजह से अपन ने नंबरिंग कहाँ से शुरू करी, यहाँ से 1, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4, इसको 5, ठीक है। अब देखो अब आपको इसके अंदर 2 एथिल पेंटेन बोलना है ना। तो देखो 2 नंबर पर क्या अपन ने सबसे पहले, अब मैं शुरू से शुरू करते हैं, चलो। सबसे पहले सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन किया है ना, उसके बाद में उधर से नंबरिंग करी जहाँ से क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिले। तो यहाँ पे क्रियात्मक समूह को 1 नंबर मिल रहा है, जबकि यहाँ से करते हैं तो इसको 2 मिलता है ना, इस वाले वॉच को 2 मिलता है। इसी वजह से नंबरिंग इधर से ही हुई है 1 2 3 4 5, और 2 नंबर पर ये सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है ना,
और मतलब ये तो चलो श्रृंखला का पार्ट है ये वाला तो, पर ये तो लगा हुआ है ना CH2CH3, तो ये क्या है, एथिल है, इसीलिए 2 एथिल पेंटेन। पेंटेन क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 कार्बन है तो पेंटेन। और 1,4 डायोल, क्योंकि एक 1 पर है और एक 4 पर है OH, है ना। तो यहाँ पे ओल जो है वो अनुलग्न के रूप में है, एथिल जो है वो पूर्व लगन के रूप में है। पेंटेन मेन श्रृंखला की वजह से आया है, और 1 4 और 2 ये जो है ये पोजीशन शो कर रहे हैं कि कौन क्यों कितने नंबर कार्बन पे है। आई होप आपको ये वाला नंबर नाम तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में क्या है, अपन अब यहाँ पे प्रायोरिटी वाले का काम आएगा। अपन ने देखा था ना क्रियात्मक समूह की प्रायोरिटी कैसे डिसाइड की जाती है, तो उसके अंदर अपन ने देखा था COH पहले आता है और C डबल बॉन्ड O बाद में आता है। COH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले आता है और CU डबल बॉन्ड O मतलब कीटोनिक ग्रुप बाद में आता है। तो अब डिसाइड हो गया हमें नंबर कम देना है क्रियात्मक समूह को, तो प्रायोरिटी वाइज देख लिया कि COH से शुरू करना है भाई साहब। तो COH को नंबर 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ठीक है। अब 4 पे कीटो ग्रुप है। आपको अभी मैंने एक पॉइंट बताया था कि जब दो क्रियात्मक समूह हो ना, तो दो क्रियात्मक समूह में एक को तो मुख्य होता है उसको तो अनुलग्न के रूप में एंड में जोड़ा जाता है, बट जो दूसरा वाला क्रियात्मक समूह होता है उसको एज ए सब्सटीट्यूट लिखा जाता है ना। तो 4 कीटो आ गया, उसके बाद में पेंटेनोइक, क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन है। इसके बाद में ओइक क्यों आया है, ओइक अनुलग्न के रूप में आया है, ओइक की COH की वजह से आया है, ठीक है। ओइक अम्ल आपको समझ में आ गया होगा, ये 4 कीटो पेंटेनोइक अम्ल इसका नाम हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में देखो ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो यहाँ पे साइक्लो नाम वर्ड क्यों आया, क्योंकि ये चक्रीय यौगिक है। और जो चक्रीय यौगिक होंगे ना, ये जैसे साइक्लो हो गया, है ना, साइक्लो आएगा ही आएगा। और ये ब्यूटेन आ गया क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट का यूज़ होता है, तो ब्यूटेन आ गया। मान लो ये ऐसे होता, है ना, तो साइक्लो प्रोपेन हो जाता, क्योंकि 1 2 3 3 कार्बन के लिए प्रोपेन वर्ड का यूज़ होता है ना। मान लो ये बेंजीन ही होता है ना, तो साइक्लो मतलब ये बेंजीन तो तब हो जाता जब इसमें बॉन्ड हो जाते, ये भी चलो अच्छा आया दिमाग में। बट ये मान लो ऐसे ही है, ओनली साइकिल ही है, तो इसको फिर साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन है। समझ में आ गया साइक्लो वर्ड कैसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद में ना साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। इसके बाद में अब इस देखते हैं सेकंड वाला, इसके अंदर 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेनोन कैसे आया। तो देखो इसके अंदर OH और C डबल बॉन्ड O में से डिसाइड करना है, तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग C डबल बॉन्ड O पहले आएगा, OH बाद में आएगा, तो यहाँ से नंबर देना शुरू किया है। तो अब नंबर उस तरफ अपन चाहते तो देखो इधर भी जा सकते थे ना 1 2 3 4 करके, पर नहीं गए क्योंकि इधर से हम अपन को 5 नंबर पे OH मिलता, जबकि इधर आने पे 1 2 3 तीसरे नंबर पर ही OH मिल गया। इसी वजह से इस तरफ से ऐसे हुई है नंबरिंग, है ना। और 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेनोन आया है क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है, और ऑन तो किस वजह से आया है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है, तो अनुलग्न के रूप में ऑन ही लगता है ना। अब फिफ्थ है, फिफ्थ में क्या है, स्पाइरो। ये एक स्पाइरो कंपाउंड है। स्पाइरो वर्ड उनके लिए आता है जिसके अंदर एक कार्बन की साझेदारी हो रही है। तो देखो ये वाला कार्बन बच्चों, ये वाला अब तो दिख गया होगा। ये वाला कार्बन ऐसा है जो इस 3 मेंबर की रिंग में भी आ रहा है और ये इधर 6 मेंबर की रिंग में भी आ रहा है। तो एक कार्बन की जब साझेदारी होती है ना, तो उसको स्पाइरो कंपाउंड कहते हैं। और स्पाइरो में क्या होता है 1 2 मतलब इधर के कार्बन्स को अलग से नंबरिंग देंगे और इधर के कार्बन्स को अलग से नंबरिंग देते हैं। तो ये 1 2 हो गया, ये 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। तो स्पाइरो 5 to octane, क्योंकि इधर चलने पर 2 है और इधर 5 है, तो इस वजह से 5 और 2 मतलब 5 और 2 बता रखे कि 5 2 जुड़े हैं आपस में इस कार्बन की साझेदारी की वजह से। ओ 3, ठीक है। अब देखो ये वाले ऐसे वाले कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बाईसाइक्लो, और आजकल पूछे भी जाते हैं, ये स्टैंडर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि ये बाईसाइक्लो इस वजह से क्योंकि इनके बीच में इन दो के बीच मतलब इन दोनों रिंग के बीच में 2 कार्बन की साझेदारी हो रही है। 2 कार्बन की साझेदारी होती है तो बाईसाइक्लो का वर्ड का यूज़ किया जाता है। बट अगर एक कार्बन की साझेदारी होती है तो उसको स्पाइरो वर्ड का यूज़ किया जाता है ना। तो बाईसाइक्लो इस वजह से क्योंकि दो साइकिल्स मिल रहे हैं और 2 कार्बन की साझेदारी से ही इनका मिलन हो रहा है। इसके बाद में देखो
अब ये नाम कैसे आया होगा, है ना। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो ब्रिज है ना, इनके बीच में कितने एटम है। जैसे ये वाला ब्रिज है तो इनके बीच में कोई भी एटम नहीं है। इस वाले ब्रिज में एक एटम है, ये वाला, और इस वाले ब्रिज में तो 3 एटम हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। तो मतलब एक तरफ से इनको जोड़ा तो एक भी एटम बीच में नहीं आया, है ना। और एक तरफ से एक तरफ से इधर से देखा तो 1 आया, इधर से देखा तो 1 2 3 आया, है ना। तो अब सुनो मेरी बात, है ना। बाईसाइक्लो 310 आएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा परमाणु जहाँ है सबसे पहले अपन वो लिखते हैं, तो 3 आएगा। उसके बाद में 1 आएगा क्योंकि 1 इस तरफ है, ये वाला 1, और उसके बाद में इधर तो कोई है ही नहीं, इस वजह से 0। हेक्सेन क्यों आया, क्योंकि ये 6 कार्बन है, आप गिन लो, चाहे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी वजह से ऐसा नाम है बाईसाइक्लो 310 हेक्सेन। आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए वैसे। अब देखो समावयवता क्या है ना, समावयवता के बारे में पढ़ते हैं। तो समावयवता क्या होती है, वह परिघटना जिसमें यौगिकों के आणविक सूत्र तो समान होते हैं लेकिन वे भौतिक अथवा रासायनिक गुणधर्म में भिन्नता दर्शाते हैं, समावयवता कहलाती है तथा ये यौगिक समावयवी कहलाते हैं, है ना। इसमें क्या है कि यौगिकों के आणविक सूत्र जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं ना इनके, वो तो सेम होते हैं लेकिन इनके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो डिफरेंट होती है, तो समावयवता कहलाती है तथा ये यौगिक समावयवी कहलाते हैं। अब समावयवता की कितने तरह की होती है अपन वो देख लेते हैं। तो समावयवता जो है वो 2 तरह की होती है, संरचना समावयवता और त्रिविम समावयवता। संरचना समावयवता जो होती है वो भी 5 में बांटी गई है। श्रृंखला समावयवता हो गई, स्थिति समावयवता हो गई, क्रियात्मक समावयवता, मध्यावयवता, चलावयवता। डोंट वरी, इनको अपन डिटेल में देखने वाले हैं आगे, ठीक है। त्रिविम समावयवता में प्रकाशिक समावयवता, ज्यामितीय समावयवता, है ना, और संरूपीय समावयवता, ठीक है। अब इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले संरचनात्मक समावयवता क्या होती है। तो संरचनात्मक समावयवता का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होने वाला है बट उनकी स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अगर श्रृंखला में मतलब चेन आइसोमेरिज्म तब होगा जब चेन में डिफरेंस देखने को मिले, चेन की जो स्ट्रक्चर है उसमें विभिन्नता देखने को मिले, है ना। तो देखो इसमें समावयवी कार्बन श्रृंखला की संरचना में विभिन्नता दर्शाते हैं। उदाहरण C4H10, है ना। C4H10 मतलब एन ब्यूटेन की यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दी गई है ना। C4H10 का मतलब है कि अणु, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसके अंदर कार्बन तो 4 है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10 होने चाहिए, तो 3 2 2 3 हो गए ना 10। तो इससे एन ब्यूटेन भी बन सकता है। एक तो अपन ने एन ब्यूटेन बना दिया और इसी फॉर्मूले से आइसोपेंटेन भी बन सकता, आइसोब्यूटेन भी बन सकता है। अब देखो इसमें भी एक कार्बन ये रहा, है ना, 2 3 4, 4 कार्बन हो गए और 3 3 6 3 9 1 10 हो गए, 10 हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला तो यही था ना, C4H10। तो C4H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी सेम है और इससे पहले जो एन ब्यूटेन देखा उसका भी सेम था, बट श्रृंखला में तो चेंजेस आ गए ना। वहाँ पे एक सीधी श्रृंखला थी जबकि यहाँ पे आइसोब्यूटेन हो गया ये। तो ये जो श्रृंखला में जो विभिन्नता देखने को मिलती है ना, यह विभिन्नता ही चेन आइसोमेरिज्म है ना, समझ गए। जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम था, तो दोनों की स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए थी चेन की, बट सेम नहीं हुई ना, इसी वजह से। अब स्थिति समावयवता की बात करते हैं। स्थिति समावयवता मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें समावयवी क्रियात्मक समूह या बहुल बंध की स्थिति में विभिन्नता दर्शाते हैं। अब जैसे वहाँ पे श्रृंखला में आपको चेंजेस देखने को मिल रहे थे, वैसे ही यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह है उसमें चेंजेस को देखने को मिलेंगे, है ना। तो इसके अंदर जैसे C5H12O, तो ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके लिए भी लागू होता है और इसके लिए भी लागू होता है ना। बट इसके अंदर जो OH है वो 1 पोजीशन पे 1 2 3 करके ऐसे नंबर दोगे तो इस 1 पे आता है, जबकि इसमें 2 पोजीशन पे है। तो ये पोजिशनल आइसोमरिज्म हो गई क्योंकि यहाँ पे पोजीशन डिफरेंट है ना। विभिन्नता किस में है, पोजीशन में डिफरेंट है, विभिन्नता है। जैसे कि चेन के अंदर चेन अलग अलग थी, चेन में चेंजेस देखने को मिल रहे थे, वैसे यहाँ पे पोजीशन में चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसी वजह से इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं, स्थिति समावयवता।
अब क्रियात्मक समूह समयावयवता, देखो इसमें भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H6 इस पे भी लागू होता है, इस पे भी लागू होता है, बट यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग है। नाम से ही पता चले ना आपको, जैसे श्रृंखला समयावयवता होगी, अरे श्रृंखला अलग होने वाली है ना। क्रियात्मक समूह समयावयवता, अरे क्रियात्मक समूह अलग होने वाले हैं। अरे पोजिशनल आइसोमेरिक, अरे पोजिशन अलग होने वाली है। समझ लो, नाम से ही पता चल रहा है। फील केमिस्ट्री को आप थोड़ा सा अच्छे से फील करके पढ़ो, आपको केमिस्ट्री अच्छी लगने लगेगी, है ना। मैं ये तो नहीं कहती आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, प्यार करना ही क्यों है, बट हाँ कम से कम केमिस्ट्री इतनी अच्छी तो हो कि आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आए, चाहे आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, वो तो आपको एक सब्जेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए, है ना। तो बस अब देखो इसमें ब्यूटाइन है, ये ब्यूटाइन है, इसके अंदर जो क्रियात्मक समूह है वो C ट्रिपल बॉन्ड C वाला हो गया, जबकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है ना। तो यही फर्क है दोनों में, कि वहाँ पे 3 बॉन्ड है और यहाँ पे 2 ही बॉन्ड है। तो एक तरह से देखा जाए, क्योंकि 2 बॉन्ड को तो एल्किन बोलते हैं और 3 बॉन्ड वाले को एल्काइन बोलते हैं, तो हो गई ना विभिन्नता क्रियात्मक समूह में। दूसरा एग्जाम्पल ले लो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो, जैसे C3H6O है, ये इस पे भी लागू होता है, इस पे भी लागू होता है। अब यहाँ पे जो CHO है मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है ना, क्रियात्मक ग्रुप के रूप में, जबकि यहाँ पे CO है, CO जो है वो कीटोनिक ग्रुप होता है, ठीक है, प्रोपेनॉन। अब मध्यवयवता की बात कर लेते हैं। तो जो मध्यावयवता होती है मेटामेरिज्म, ये समावयवता किसी सजातीय श्रेणी के अणुओं में किसी बहुसंयोजक क्रियात्मक समूह पर लगे एल्किल समूहों की विभिन्न संरचनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती है ना। मेटामेरिज्म में क्या होता है कि यह समावयवता सजातीय श्रेणी के अणुओं में किसी बहुसंयोजक क्रियात्मक समूह पर लगे समूह की भिन्न, आपको मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत टिपिकल लैंग्वेज लिखी हुई है। जैसे C4H10O है, तो ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके लिए भी लग रहा है, इसके लिए भी लग रहा है, इसके लिए भी लग रहा है, लागू हो रहा है ना। आप गिन के देख लेना, अगर गलत मिले तो मेरे को कमेंट में बता देना, नहीं मिलेगा मुझे पता है, ठीक है। अब देखो ये डाईएथिल ईथर हो गया, क्योंकि ये भी एथिल है, ये भी एथिल है ना, और ऑक्सीजन की इस तरफ भी एथिल है, इस तरफ भी एथिल है, तो डाईएथिल ईथर हो गया। अब देखो ऑक्सीजन की इस तरफ मैथिल है, जबकि इस तरफ एन प्रोपिल है ना, तो ये मैथिल एन प्रोपिल ईथर हो गया। अब यहाँ पे आइसोप्रोपिल, क्योंकि ये आइसोप्रोपिल है और ये मैथिल है, तो आइसोप्रोपिल मैथिल ईथर हो गया। तो आपको समझ में आया होगा यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन से जुड़े हुए जो एटम्स हैं इनमें डिफरेंस मिल रहा है, कि कहाँ तो बीच में ऑक्सीजन है, कहाँ साइड में है, फिर कहाँ इधर आ गया, है ना। तो इस तरह से आपको इसमें चेंजेस देखने को मिले, तो ये मध्यावयवता है, मेटामेरिज्म है ना। अब देखो चलावयवता, टोटोमेरिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन का खेल है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो इस विशिष्ट समावयवता में हाइड्रोजन परमाणु का एक बहुसंयोजक परमाणु से दूसरे बहुसंयोजक परमाणु पर स्थानांतरण होता है। यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन का स्थानांतरण होता है, मैंने बताया था हाइड्रोजन का खेल है और कुछ नहीं है, और साथ ही एक पाई बंध की स्थिति भी परिवर्तित हो जाती है, इसे कीटोइनोल समावयवता भी कहते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल देखो, इसके लिए भी फॉर्मूला C3H6O काम जाएगा, इसके लिए भी C3H6O से काम हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या हुआ है बेसिकली कि यहाँ पे ये CH3 है ना, मैं इसके एक हाइड्रोजन को दिखा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इस वाले इधर चले गए, है ना, ये वाले इधर चले गए, तो ये हाइड्रोजन फ्री हो गया, ये हाइड्रोजन फ्री हो गया, तो ये ऑक्सीजन के पास चला गया। समझ में आ गया, क्योंकि जैसे ये एरो इधर घुमा ना, वैसे ये एरो इधर घूम जाता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो वो नेगेटिव जो है वो एच को ले लेता है, और वो एच को ले लेगा तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? देखो इनको थोड़ा अच्छे से अपने बेकार से पेन से बना के समझाती हूँ, ठीक है। देखो ये CH2 हो गया, इसका एक H मैंने यहाँ पे लटका दिया है। अब इसके बाद में C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3 है ना, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन ने क्या किया, मतलब इस बंध के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए और खुद यहाँ से H+ की फॉर्म में बाहर निकल गया, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव और पॉजिटिव में तो अट्रैक्शन होता है और हर कोई अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करवाना चाहता है, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ले लेगा, तो फिर क्या फॉर्म मिलेगी, तो ऐसा होने पर आपको इनॉल फॉर्म मिलेगी, इनॉल ये वाली फॉर्म मिलेगी। ये देख लो, क्यों मेरे से बार बार लिखवाते हो हैं, फिर आप बोलते हो मैम कितना गंदा लिखते हो आप। देखो CH2 डबल बॉन्ड C O1 CH3, तो 1 प्रोपेन 2 वोल्ट, ठीक है। आपको पता चल गया होगा, ये हाइड्रोजन जो है ना OH के साथ लगा हुआ है, ये यही वाला हाइड्रोजन है जो यहाँ से उठ के आया था, ठीक है। टोटोमेरिज्म वाकई में काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अब देखो हमने पहली जो जो भी थी उसमें चलाव्यवस्था या समाव्यवस्था जो भी थी वो अपन ने देख ली है। अब अपन सेकंड देखने वाले त्रिविम समाव्यवस्था, है ना। तो त्रिविम समाव्यवस्था, इस समाव्यवस्था में परमाणु अथवा समूहों की आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। आकाशीय मतलब उनका ओरिएंटेशन भिन्न भिन्न होता है। ज्यामितीय समाव्यवस्था मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसके अंतर्गत द्विआबंधित कार्बन कार्बन से जुड़े हुए समूहों की ज्यामितीय में भिन्नता दर्शाने वाले समावयवी आते हैं। अब देखो यहाँ पे कौन से आएंगे, ये डबल बॉन्ड है ना। अब अगर जैसे कि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और यहाँ पर कोई ए ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी कोई ए ग्रुप लगा हुआ है और इधर कोई बी ग्रुप लगा हुआ है और इधर भी कोई बी ग्रुप लगा हुआ है, तो सेम साइड अगर सेम सेम से ग्रुप आते हैं ना तो इसको सिस फॉर्म बोलते हैं ना। ये हो गई आपकी सिस फॉर्म। बट देखिए जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, एक तरफ ए है, एक तरफ इधर बी लगा हुआ है, इधर ए लगा हुआ है और इधर बी लगा हुआ है, तो ये विपरीत साइड हो गया ना, एक बी इधर रह गया एक बी इधर चला गया। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। ठीक है। तो अब देखो समपक्ष रूप और विपक्ष रूप आप लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ते हो और इसके अंदर एग्जाम्पल हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्योंकि सिर्फ ये सब कुछ सेम है, ओनली इतना फ़र्क है कि ये COH इस तरफ है, दोनों COH एक तरफ है, इधर एक COH ये रहा और एक COH ये रहा, है ना। तो जब दोनों COH एक तरफ है मतलब वो हो गया सिस फॉर्म। समपक्ष को ही सिस फॉर्म बोलते हैं, सिस बोलते हैं, CIS, ठीक है। और ट्रांस TRANS। तो अब देखो अगर ये एक ही साइड है सिस फॉर्म में है तो उसको मैलिक अम्ल बोलते हैं, बट अगर ये ट्रांसफॉर्म में हुआ तो इसको फ्यूमेरिक अम्ल बोलेंगे, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले मैलिक अम्ल का फॉर्मूला और आपको ऑप्शन में फ्यूमेरिक अम्ल भी दे दे तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे ना, क्योंकि कार्बन सेम है सब में, ऑक्सीजन भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, तो फर्क कहाँ पे है। तो आपसे बाकायदा ऐसे ही पूछा जाएगा कि या फिर ऐसे पूछ सकते हैं, नाम दे दे मैलिक अम्ल का और पूछ ले कि इसमें सिस फॉर्म होती है या ट्रांसफॉर्म देखने को मिलती है ना। मतलब कहने का मतलब ये इंपॉर्टेंट है, आपको माइंड रखना है, पूछा जा सकते हैं। प्रकाशिक समावयवता क्या होती है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश की घूर्णन की दिशा में भिन्नता दर्शाते हैं। असममित कार्बन परमाणु होता है। समावयवी जो होते हैं वो समतल ध्रुवित प्रकाश के घूर्णन की दिशा में भिन्नता दर्शाते हैं। तो इसमें क्या होता है, असममित कार्बन परमाणु होता है, जिसको आपने पढ़ा होगा कि कायरल कार्बन होता है ना, कायरल कार्बन जिसपे चारों ग्रुप जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लगे होते हैं। जैसे कि कोई C है उस पर इधर X लगा हुआ है, इधर Y मान लो, कोई इधर Z मान लो, इधर M मान लो, मतलब चारों डिफरेंट होते हैं। वो एक तरह से देखा जाए तो कायरल कार्बन कहलाता है। और कायरल कार्बन वाले जो कंपाउंड होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। वो क्या करते हैं, अगर समतल ध्रुवित प्रकाश की घूर्णन की दिशा बदल देते हैं, मान लो उनके ऊपर उन कंपाउंड के ऊपर कोई भी मतलब ध्रुवित प्रकाश गिरा, जैसे कि ये सीधा सीधा प्रकाश गिरा है मान लो, तो वो क्या करते हैं, इनकी दिशा को बदल देते हैं, या तो क्लॉकवाइज में बदल देते हैं या एंटी क्लॉकवाइज में बदल देते हैं ना। तो समतल ध्रुवित प्रकाश को वो दो तरह से बदल सकते हैं, वामावर्त और दक्षिणावर्त, आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा किरेल या असमित कार्बन परमाणु जो चार भिन्न भिन्न परमाणु होता है समूह से जुड़ा हो। एल रूप जो होता है वो वाम ध्रुवण घूर्णन को प्रदर्शित करता है, मतलब जो वामावर्त मतलब लेफ्ट साइड घुमाएगा, लेफ्ट साइड ये हो गया है ना, ये घुमाएगा वामावर्त, वो तो हो गया एल रूप हो गया उसका। बट अगर राइट साइड घुमाएगा ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णन को प्रदर्शित करता है। डी का मतलब यहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी से है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब दक्षिण की तरफ, और एल का मतलब यहाँ पे लीवो रोटेटरी होता है, लीवो रोटेटरी मतलब वामावर्त, ठीक है। और डिफरेंस बता दिया था कि इस कार्बन जो है वो डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होता है, जैसे ACBD यहाँ पे आप एग्जाम्पल देके समझाया हुआ है। अब देखो उदाहरण है ना, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन CH3 और CH5 चारों हो गए, डिफरेंट हो गया कायरल कार्बन। अब देखो यहाँ पे लिया क्या है, एस ब्यूटिल एल्कोहल है ना, और इधर ले रखा है सक्रिय एमिल एल्कोहल, इधर लैक्टिक अम्ल। तो ये क्या है, मतलब इसने क्या किया है, इसने सिर्फ एस सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल ने ओनली रोटेशन शो किया है ना। तो अगर ये है, ये देखो फॉर्मूला सबका सेम है, कार्बन सब में सेम है, ऑक्सीजन सब में सेम है, इन्होंने
एक सेकंड बच्चा, आई थिंक मैं अपने फॉर्म में चल रही हूँ, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है कि क्रिल कार्बन वाले कंपाउंड कौन कौन से। यहाँ पे आपको वामावर्त और दक्षिणावर्त जैसा कुछ भी घुमा के नहीं बताया गया, तो ये मैंने बाद में देखा था। ये सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल एक अलग यौगिक होता है, सक्रिय एमिल एल्कोहल एक अलग यौगिक होता है, और लैक्टिक अम्ल एक अलग होता है। क्योंकि ये स्टार मार्क से शो कर रखा है ना, इसका मतलब ये कायरल कार्बन, और कायरल कार्बन कब होता है, जब चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हों। और इसमें जैसे चारों ग्रुप डिफरेंट है, CH3 हो गया, H हो गया, OH हो गया, C2H5 हो गया, है ना। ऐसे इसमें चारों ग्रुप डिफरेंट है, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, H हो गया, CH2OH हो गया। इसी तरह इसमें भी डिफरेंट है, OH हो गया, COH हो गया, H हो गया, CH3 हो गया। समझ गए। तो ये आपको कायरल कंपाउंड के मतलब जो सक्रिय होंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए, उन कंपाउंड्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं। मेरी तरह आप भी फ्लो में मत चले थे ना, पता नहीं क्या क्या याद कर लोगे फिर, है ना। वैसे मैं ट्राई करती हूँ आपको एकदम करेक्ट और एग्जैक्ट बताने की, और आप अगर वीडियो देखते हो तो आपको भी फील होता होगा कि हाँ चलो मैम को आता है, ये तो लगता है इनकी आवाज़ सुन के या इनको इनसे पढ़ के, तो कोई बात नहीं। बाकी मैंने आपको ये बता दिया है। अब देखो सहसंयोजक बंध का विखंडन, है ना। सहसंयोजक बंध का जो विखंडन है वो निम्न दो प्रकार से संभव है, समांस विखंडन, और आई थिंक दूसरा नाम क्या है, विस्मांस विखंडन, है ना। मुझे लग रहा था बट फिर भी क्लियर कर लेना चाहिए, गलत बताने से तो अच्छा होता है 2 मिनट लेट बता दो आप। अब देखो, समांस विखंडन वह प्रक्रम जिसमें पृथक होने वाला प्रत्येक परमाणु सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर पृथक होते हैं, समांस विखंडन कहलाता है। इसमें क्या होता है ना कि मान लो ये कोई बॉन्ड है, तो आपको पता है एक बॉन्ड जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो ये हो गया समांस विखंडन, है ना। और इससे क्या होगा, आपको फ्री रेडिकल मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे मुक्त मूलक। जैसे यहाँ पे CH3 और ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके CH3 रेडिकल यहाँ पे मिला और CH3 रेडिकल यहाँ पे मिला, ठीक है। अब ऐसे ही समांस विखंडन के फलस्वरूप उत्पन्न प्रत्येक स्पीसीज के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ना। ऐसी विषम इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसीज को मुक्त मूलक कहते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब देखो विस्मांस विखंडन क्या है, यदि 2 परमाणु या समूहों के मध्य बना सहसंयोजक बंध इस प्रकार विखंडित या विदलित हो कि सांचे में प्रयुक्त दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु या समूह पर रह जाए, तो बंधों के इस प्रकार के विदलन को विस्मांस विखंडन कहते हैं। ये जैसे कि A है और ये B है ना, तो यहाँ पे A मान लो सारे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन A ने ले लिया, है ना, तो A पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और B पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो इस तरह का जो विखंडन होता है ना कि भाई एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक के लिए चोरी करके भागे, दूसरे को कुछ भी नहीं मिला, तो वो विस्मांस विखंडन है। और कोई ईमानदार था, भाई एक इलेक्ट्रॉन तू ले ले, एक इलेक्ट्रॉन मैं ले लेता हूँ, तो वो समांस विखंडन हो जाएगा। निम्नलिखित कारकों की उपस्थिति में बंधों का विदलन विस्मांस होता है। ध्रुवीय अणु, अगर कोई पॉलर मॉलिक्यूल है या फिर पॉलर सॉल्वेंट है, तो इन अगर आपको किसी भी रिएक्शन में अगर पॉलर मॉलिक्यूल दिख रहा है या पॉलर सॉल्वेंट दिख रहा है, तो आप समझ जाना, मतलब जहाँ पे भी आपको नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दिखे यौगिक में, समझ जाना यहाँ पे कैसा विदलन हुआ है, विस्मांस। क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव देखने को मिलता है ना, वो विस्मांस विदलन में ही देखने को मिलता है। विभिन्न अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने अथवा दान करने की प्रवृत्ति के आधार पर अभिकर्मकों को निम्न 2 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है ना। या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे या इलेक्ट्रॉन दान कर देंगे। ग्रहण तब करेंगे जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और दान तब करेंगे जब खूब सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जैसे आपके पास खूब सारे पैसे होंगे तो खूब उड़ाओगे ना, और आपके पास पैसे नहीं होंगे तो सोच समझ के खर्च करने पड़ेंगे, या मम्मा पापा से लेने पड़ेंगे। तो वही बात इन्हीं की है, इलेक्ट्रॉन खूब सारे हैं तो आराम से दान करेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ले लेंगे, और क्या कर सकते हैं ना। यार दोस्त किस दिन काम आएंगे। तो चलो देखते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक या इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक या इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने वाले अभिकर्मों को इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक कहते हैं ना। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाले इलेक्ट्रॉन रहित मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। सभी धनावेशित जो अभिकर्मक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक जो होते हैं वो लुईस अम्ल की तरह ही इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक जो होते हैं, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक धनावेशित अथवा विद्युतीय उदासीन हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल देख लो, धनावेशित इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जैसे H+ हो गया, H3+ हो गया, NO2+ हो गया, NO+ हो गया, Br+ हो गया, C+ हो गया आदि। अगर इन पर पॉजिटिव चार्ज है तो समझ लेना वो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में ही काम करेंगे। अगर न्यूट्रल है तो भी इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करते हैं, पर तब जब उनके पास में वैकेंट ऑर्बिटल हो इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए।
समझ गए, जैसे 3D ऑर्बिटल हो गया। इसीलिए तो 3D सीरीज़ की जो मतलब मतलब मेटल वगैरह होती है वो इलेक्ट्रॉन्स रिंग में, क्योंकि जिन जैसे Cl है यहाँ पे, क्यों फालतू में आपको होच पोच करना। ये जैसे Cl है तो Cl आपको पता है ये 3, इसके पास में 3D वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, इसी वजह से ये Cl, फ्लोराइड, ऑक्सीजन, ये सब ये क्या है ना, सल्फर, ये सब क्या है ना, इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो इस वजह से इनके पास में जगह होती है, वरना ऑक्सीजन को क्या जरूरत पड़ी, पर सल्फर ले सकता है, सल्फर के पास में वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ऐसे ही BF3 में बोरॉन जो होता है वो बहुत गरीब होता है, ठीक है। अब तो ये याद रखना, बोरॉन को कितने इलेक्ट्रॉन दे दो कि इसकी पार ही नहीं पड़ती। ऐसे AlCl3 में Al के पास में भी वैकेंट रहता है, FeCl3 में भी। तो ये सब क्या इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में काम करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को प्यार करते हैं कि आ जाओ इलेक्ट्रॉन जी, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं ना। समझ रहे हो आप मेरी बात, हंसना मत, चुपचाप पढ़ लेना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने मतलब अट्रैक्ट करते हैं। उसके अलावा RCOCl हो गया, C डबल बॉन्ड हो गया, एक्सेट्रा, है ना। इसके अलावा नाभिक स्नेही अभिकर्मक या न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, तो जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है इनका स्नेह किसके प्रति होगा, नाभिक के प्रति होगा। न्यूक्लियोफाइल, है ना, नाभिक धनावेश युक्त होते हैं, अतः धनावेश को आकर्षित अथवा अर्थात इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने वाले अभिकर्मकों को न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक कहते हैं। सभी ऋणावेशित अभिकर्मक जो होते हैं या फिर लुईस चार्ज जो होते हैं, क्योंकि लुईस चार्ज जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो क्या करते हैं मतलब पॉजिटिव को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट होने देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक होते हैं, उदाहरण ऋणावेशित न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही। तो जो ऋणावेशित न्यूक्लियोफाइल है नाभिक स्नेही, उसका एग्जाम्पल हो गया OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, OR माइनस, Cn माइनस, एक्सेट्रा। इसके अलावा उदासीन न्यूक्लियोफाइल जो है वो नाभिक स्नेही है। नाभिक स्नेही में वाटर हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में आपको पता है लॉन पेयर होता है, तो अपने लॉन पेयर डोनेट कर सकता है, इस वजह से। बाकी NH3 हो गया, अमोनिया के पास में भी एक, अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है उसके पास में भी एक लॉन पेयर है। इसके अलावा NH2R हो गया, उसके बाद में ROH हो गया, ROH तो एल्कोहल आपको पता होगा। ये सब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। अब देखो अभिक्रिया मध्यवर्ती, 1 मिनट देखते हैं कितना बचा है। अभी तो खूब बचा है यार। अच्छा ये खाली है। अभी तो काफ़ी सारा बचा है, आई थिंक 1 घंटा तो और लग सकता है। तो आप एक काम करो, ये वाली वीडियो यहीं कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि 1 घंटा हो चुका है और मुझे भी पता है ज़्यादा लंबी वीडियोस बनाती हूँ तो आप में से कोई भी नहीं देखता। जो लोग देखते हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद, बट जो लोग नहीं देखते क्या ही बोले उनको, है ना। आपको अगर सब कुछ आता भी है ना तो भी आपके लिए ये सीरीज़ बहुत बेस्ट है। आपको क्या लगेगा, 1 घंटे के अंदर अपना रिवीजन हो जाएगा, समझ रहे हो, मतलब 1 घंटे में आपका आधा टॉपिक कंप्लीट करवा दिया यार, इससे ज़्यादा क्या लोगे। और आपको एक मिनट का, आपको 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगा होगा कि मैम टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मेरे को जितना आता है, मैं जितना अपना बेस्ट दे सकती हूँ मैं उतना बेस्ट देने को ट्राई करी हूँ, मैं उतना आपको समझाने का ट्राई करूँ। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। और मैं अगर 100% दे रही हूँ तो अपना मैट को मैं आपसे 100 मतलब मैं आपसे यही उम्मीद करूँगी कि मैं अगर अपना 100% दे रही हूँ तो आप भी अपना 100% दो, ठीक है। किस में, अपनी तैयारी में। अपनी तैयारी अच्छे से करोगे, कल को आपका सिलेक्शन होगा, आप मेरे को इसी चैनल पे आके बताओगे मैम मैं लैब असिस्टेंट बन गया, तो उस दिन मेरे को ऐसा लगेगा चलो किसी बच्चे को थोड़ी हेल्प हुई, है ना। और लाओ सिलेक्शन, अपना चैनल अगर अच्छे खासी ग्रोथ करेगा तो अपन भी इंटरव्यू लेंगे आप लोगों का, है, टेंशन किस बात की। तो अच्छे से पढ़ते रहो, 3 महीने बहुत होते हैं बच्चा, बहुत होते हैं। तो अच्छे से पढ़ते रहो, जब तक नया सिलेबस नहीं आता तब तक इसी सिलेबस से पढ़ते रहो। और मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। और हमेशा आपको बोला ही है, अगर आपको PDF चाहिए, कुछ भी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे बोला करो। और आप अगर बोलते हो मैं अगर PDF सेंड करती हूँ तो यार मैंने बोल रखा है कि बार बार थैंक यू बोलना ज़रूरी नहीं है, बट कभी कभार तो मैम को मैसेज कर ही सकते हो, है ना। ओनली पढ़ाई से रिलेटेड बकवास नहीं होनी चाहिए उस ग्रुप में कि मैम ने बोला है कि रिप्लाई कर दो तो आप कुछ भी कर दो, नहीं। एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक जो गैप होता है ना वो होना ही चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप बता सकते हो। और हाँ, ये टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और पढ़ते रहो, मस्त रहो,
और हाँ, मेरी तरफ से कोई मेहनत में कोई कमी नहीं है, तो आपसे भी मैं यही उम्मीद करूँगी आप वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे और अपने यार दोस्तों तक पहुँचाओगे, ताकि और उनको कहोगे भी कि मेरे मैम का चैनल है, सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है। और ज़्यादा है तो अपने घर वालों से करवा दो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। पर रहने दो, घर वाले तो पढ़ाई करेंगे नहीं ना, पढ़ाई तो आप ही लोगों को करनी है, तो इससे अच्छा है आप अपने यार दोस्तों में सेंड करो, तो उनके काम भी आएगी और आपको थैंक यू भी बोलेंगे और मेरे अपने चैनल पे भी ग्रोथ होगी, ठीक है। ये हो गई आपकी अपनी और हाँ, आपकी और हमारी जनरल बातें, जो हर वीडियो में आई थिंक मैं 5-4 मिनट तो कर ही लेती हूँ, बट वो भी ज़रूरी है, क्योंकि ओनली पढ़ाई करके थोड़ा सा ऐसा हो जाता है यार, पढ़ ही रहे हैं पढ़ ही रहे हैं पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा तो रिलीफ मिलना ही चाहिए। चलो ठीक है, बाकी पढ़ते रहो, मस्त रहो। और हाँ, ये वाला टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।